हम तुम और वो पार्ट 3। और आपको प्रोसेस तो पता ही होता। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसकी पीठ पर खरोच थी, जैसे निशान उसको फील होते हैं। दर्द हो रहा है। उसे लगा ठीक है, सब नॉर्मल है। 2 दिन 3 दिन यही सब चलता रहा। एक दिन वो सो रहा था। दिन में तो उसके डोर पर नॉक होता है। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, यहाँ कौन आ गया। तो जैसे गेट खोला तो उसकी सिस्टर थी। वो उसको अपने गेट पर खड़ी हुई दिखाई देती है और वो उससे पूछती है, तो कोचिंग क्यों नहीं जा रहा है रे? उसकी बहन ने उसको बताया कि उसके पापा ने कोचिंग में फ़ोन किया था, मतलब उनके पास फीस के लिए फ़ोन आया था। और जब उन्होंने बात की तो पता लगा कि तू तो सिर्फ एक ही दिन कोचिंग गया है, उसके बाद से तू कोचिंग जा ही नहीं रहा है। चक्कर क्या है? और तू किसी को बता क्यों नहीं रहा है? अर्जुन को लगा कि वो बुरी तरह से फंस जाएगा, तो उसको पता था कि उसको अपनी सिस्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करना है। तो वो बहुत तेज़ तेज़ उसके सामने रोने लगा। उसने उसको अंदर बिठाया और बोला कि दीदी, मैं क्या बताऊं कि जब मैं रायपुर में स्कूल जाता था, एक लड़की ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इतनी बेइज्जती की थी कि मैं रायपुर नहीं रह सकता था। इसलिए मुझे टाइम चाहिए था सेटल होने के लिए, मेरे दिमाग को सेटल करने के लिए। इसलिए मैं कोटा आ गया था। मैं बात किसी को भी नहीं बता सकता था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी को मत बताना। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो उसकी दीदी भी इमोशनल हो गई। बोली, तो मुझे तो बता सकता था ना। ठीक है, तो चिंता मत कर, मैं पापा से बात करूँगी। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बैठकर बात की। और सब ठीक है? ला, मैं तेरे हेड मसाज कर देती हूँ और आज मैं तेरे साथ यहीं पर रुकूं। उसने कहा ठीक है। तो यही हुआ। फिर रात को मतलब खाना वाना खाया। उन दोनों बहन भाई ने बढ़िया से अच्छी बातचीत की। रात भर वहीं पर रही और उसके बाद सुबह वो बोलती हैं कि ठीक है, अब मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। मुझे 2 दिन बाद निकलना है और भी बहुत सारे काम हैं। बट तू चिंता मत कर, मैं पापा से बात कर लूँगी। और अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तू यहाँ से वापस रायपुर शिफ्ट। उसने बीच में ही बोला। उसने बोला, नहीं नहीं, अब मैं मेंटली स्टेबल हो चुका हूँ दीदी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूँगा। बिल्कुल चिंता मत करो आप। मैं रेगुलर कोचिंग भी जाऊँगा। सुबह जब उसकी बहन अपने घर चली जाती है तो वो बाथरूम में जाता है और जैसे बाथरूम में उसे शीशा दिखता है तो वो एकदम से देखता है कि उसके सिर के बाल गायब हो गए हैं। वो घबरा जाता है बुरी तरह से, लेकिन जब वापस देखता है तो उसके सिर के बाल वहीं रहते हैं। और तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। बस इतनी सी आवाज़ आती है और तभी उसे क्लिक करता है, शिट, वो यह भूल गया था। एक बार कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो गई तो उसके आसपास कोई भी लेडी नहीं आ सकती। उसने फटाफट से अपने जीजा जी को फ़ोन किया और जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया तो उनके पीछे से रोने पीटने की आवाज़ आई। तो उसने पूछा कि जीजा जी क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि यार पता नहीं, जैसे ही तेरे फ्लैट से तेरी बहन आई तो घर पर गैस के ऊपर तवा चढ़ा हुआ था। उसने बिल्कुल गर्म तवे के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दिए। उसके हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। वो बुरी तरह घबरा गया। बोलता है, मैं अभी आ रहा हूँ। उधर से
उनके ससुराल वालों ने इनके घर पर भी फ़ोन कर दिया था और इनके घर वाले भी वहाँ से रवाना हो चुके थे। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके हाथों का सब इलाज करवाते हैं, फिर वहाँ रुकते हैं। लेकिन रात को ये सब लोग अर्जुन के फ्लैट पर ही सोने के लिए आ जाते हैं। अब जब ये सब लोग आते हैं तो फिर से रात को कर्ण पिशाचिनी नहीं आती है, लेकिन उसकी फैमिली को वहाँ पर देखती है और अर्जुन को घूरते हुए वो किसी और को नहीं दिख रही होती है, लेकिन अर्जुन को साफ साफ दिख रही होती है और उसको घूरते हुए बहुत ही गुस्से में वहाँ से निकल जाती। अगले दिन इसके जो माता पिता थे वापस से चले जाते हैं। उसकी सिस्टर ने अर्जुन के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया। उसने समझा दिया था ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी उससे कुछ बातचीत नहीं की। जैसे ही वो जाते हैं अगली रात वापस से कर्ण पिशाचिनी आती है और इस बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और पूरी रात में वह उसके शरीर के ऊपर बहुत बड़े बड़े घाव नाखूनों से फाड़ सा दिया। बड़े बड़े उसके घाव हो जाते हैं। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाकर वो डॉक्टर से पट्टी करवाता है, लेकिन वो किसी से इस बात को शेयर नहीं कर पाता कि उसके साथ क्या हुआ। वो ये समझ गया था कि गुस्से की वजह से उसने सब किया है, क्योंकि उसके घर वाले यहाँ पर आकर रहे। लेकिन अब उसको लगने लगा था कि अगर ये मुझे लेकर इतनी पजेसिव है, इसका मतलब मैं कभी भी अपनी बहन, अपनी माँ या किसी और लेडी के आसपास भी नहीं जा सकता हूँ। अब उसे एहसास हो गया उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन शायद वो बहुत आगे आ चुका था, वो चाहे या ना चाहे। हर रात वो वहाँ पर आती थी और जो उसे चाहिए था वो अर्जुन से ज़रूर लेती थी। चीज़ें चलती रहीं और धीरे धीरे अर्जुन को समझ में आ गया था कि वो एक बहुत बड़ी और गलत मुसीबत के अंदर फंस चुका है। उसे समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से उसको बाहर कैसे निकलना है। और तभी उसको याद आई वापस से उन अघोरियों की बात। वो वापस से वहाँ पहुँचता है और जैसे वहाँ पर पहुँचता है वो अघोरी उसको देखते ही बोलते हैं, मुझे पता था तू वापस ज़रूर आएगा, तुझे ये किताब चुराने की सज़ा तो मिल ही चुकी है। अब एक काम करना, रात को पूरी तरह से तैयार होकर आना, फिर तेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मैं निकाल दूंगा। रात को वह वापस से बिल्कुल निर्वस्त्र होकर पहुंचा। तैयार होने का मतलब यही था। जैसे वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तूने आधा अधूरा ज्ञान लेकर ये काम करने की कोशिश की, तुझे नहीं पता कि ये काम सुख के द्वारा ही बहुत शक्तिशाली हो जाती है और इसलिए हर दिन ये साधक के साथ इंटरकोर्स जरूर करती है। उन्होंने उसे बैठाया और उसके चारों तरफ मंत्र अभिमंत्रित करके राख से एक घेरा बनाया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना। बाबा उसके सामने बैठते हैं और अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर के अंदर उसे ऐसा फील होता है कि उस सर्कल के चारों तरफ कोई बहुत तेज तेज घूम रहा है। वो डर के मारे आंख नहीं खोलता है और तभी उसको कान में एक आवाज़ सुना जाती है, चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जा, वरना तेरी बहन और तेरी माँ को तू जिंदा नहीं देख पाएगा। जैसे ही उसके कान में आवाज़ सुनने को आती है वो घबरा जाता है, क्योंकि पहले भी एक बार उसकी बहन के साथ वो हरकत कर चुकी थी। उसे बहुत तेज डर लग रहा था कि कहीं अगर इस प्रोसेस में उसकी बहन और उसकी माँ को कुछ हो गया तो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। घबराकर उस गोले से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो गोले से बाहर निकलता है उसके पूरे शरीर के ऊपर से नखों के निशान उभरना शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई उसके ऊपर बार बार खरोंच कर रहा हो। इतना देखते ही बाबा उठते हैं, भस्म लेते हैं और उसके मस्तक पर लगाते हैं और
अपने मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे वो ये करते हैं तो उसके आँखों के सामने एकदम से 7-8 और पिशाचनी आ जाती हैं, जो उस पिशाचनी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए उस हवन की तरफ लेकर जाती हैं और उस हवन के अंदर उसको जैसे ही डालती हैं, एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट आता है और अर्जुन वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बाबा उसे दिखाई देते हैं सामने और उससे बोलते हैं कि क्या हुआ। बोलते चिंता मत कर, तो उस पिशाचनी की जाल से मुक्त हो चुका है। तूने जो खून की आहुति दी थी उसकी वजह से बहुत मुश्किल था उसको कंट्रोल करना, लेकिन ये जो बाकी पिशाचनियाँ हैं इनको मैंने इसलिए साध रखा है कि तुम जैसे लोग कभी मुसीबत में पड़े तो उनको उससे छुटकारा दिलाया जा सके। तूने जो गलती की उसकी सज़ा तुझे और तेरे परिवार को भुगतनी पड़ सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते तू मेरे पास आ गया। अगर तू कुछ महीने और गुजार देता तो शायद मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाता। उसके बाद वो वहाँ से वापस आया और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उसने उसका पीछा छोड़ दिया हो। सपने में उसे दिखाई देती थी। फिर कुछ दिनों के लिए अपने घर गया, वापस से स्टेबल हुआ और फिर से वापस आया पढ़ने के लिए और फिर उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस किया और उसके बाद 1 साल तैयारी की। तैयारी करने के बाद अब कोई बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन नॉर्मल ठीक ठाक कॉलेज उसे मिल गया और उसके बाद वो अपना इंजीनियरिंग कर रहा है। यह उसकी लाइफ है और यह स्टोरी हमारे लिए एक सबक है कि कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वो बच गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। इसलिए आप लोग इस चीज़ को करने का कभी मत सोचना। ज़्यादा मुझे नहीं पता, जितना पता था उतना बता दिया। और कुछ भी प्रोसेस हो, चाहे उसका मेंटल इलाज ही क्यों ना हो जाए बाद में, लेकिन फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो कई बार पूछते हैं, कई बार वीडियो भी सर्च करते दिखाया जाता है कर्ण पिशाचनी साधना कैसे की जाती है। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको ये अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है इंसान के लाइफ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ऐसे किसी भी चीज़ को कभी ट्राई करने की कोशिश ना करें। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में अर्जुन ने कर्ण पिशाचनी को साध लिया था या फिर यह उसका सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक भ्रम था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।